प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेक्चर कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम कक्षा 10 के लिए ये चैप्टर लेके चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी सबसे पहले तो हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है। इसके बाद हम द्विघात समीकरण के रूट्स या मूल किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है इसके विषय में बात करेंगे, और हम उसके मूलों के विषय में भी बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं और द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। साथ में द्विघात समीकरणों को जो हल किया जाता है उनको हल करने की क्या क्या विधियां हैं, कैसे हल करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र विधि क्या है, किस प्रकार हम श्रीधराचार्य सूत्र विधि से मूलों को ज्ञात करते हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह द्विघात समीकरण के पूरे चैप्टर को कवर करेगा। इसलिए इस चैप्टर को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको एक बार में ही ये पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के विषय में बात करने से पहले आपको याद होगा कि आपने इसके पहले एक चैप्टर पर पढ़ा था बहुपद, और बहुपद में आपने एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद पढ़ा था जिसको आप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का कहते थे, जहां आप कहते थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने पढ़ा था कि ये द्विघात बहुपद होता है। अब अगर किसी द्विघात बहुपद में इक्वल का चिन्ह लगा दिया जाए और इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो फिर वही हो जाता है द्विघात समीकरण। यानी कि जैसे fx बराबर ये था आपका ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर हम ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये देखिए बहुपद कहलाता था, और अब इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या दोनों में केवल यही अंतर है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में फिर डिफरेंस क्या हुआ। द्विघात बहुपद एक पक्षी होता है, यानी एक साइड उसमें होता है, यानी इसमें इक्वलिटी नहीं होती, ये किसी के इक्वल नहीं होता। और जबकि जब द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो इसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण की देखिए उपयोगिता क्या है। द्विघात समीकरण की उपयोगिता के विषय में जानने से पहले मान लीजिए हमको कोई दो संख्याएं दी हैं, एक दिया है x और एक दिया है y, और इनका योगफल हमें दिया है 4, राइट है, और x इंटू वाई ये हमें दे दिया है 2। अब हमसे कहता है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करो। तो देखिए x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन दो समीकरणों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है जो इस प्रकार का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात यह आती है कि हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा होता है? अगर a इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो अगर a 0 हो जाएगा तो ये देखिए पूरा पद 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और अगर ये पद शून्य हो गया तो हमारे पास केवल बचेगा bx प्लस c। तो क्या bx प्लस c को हम द्विघात कह सकते हैं? द्विघात का मतलब ऐसा समीकरण जिसके ऊपर 2 की पावर लगी हो। तो जब 2 की पावर वाला वो 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर वो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, और हर जगह मिलता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बात ये आई कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो द्विघात बहुपद अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो हम इसमें जो पहला स्टेप लेके चल रहे हैं वो ये है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b c ये 3 नंबर हैं कोई जिनको हम कहते हैं अचर राशियाँ
या हम इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो किसी भी द्विघात समीकरण का याद रखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण आएगा तो हमारी प्राथमिकता होगी कि उसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बना करके रखेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक पॉइंट और आपको मिलेगा, उसे कहते हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट अंग्रेजी में बोलते हैं विविक्त कर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे हम सदैव डी से व्यक्त करते हैं। यानी द्विघात समीकरण में एक पद आपको सुनने को मिलेगा जिसे विविक्तकर कहते हैं, उसे हम डी से व्यक्त करते हैं, और जो विविक्तकर का मान होता है वो होता है b² - 4ac। यानी विविक्तकर का मान ये बराबर होता है b² - 4ac। इस विविक्तकर की आगे चल के भूमिका रहेगी क्वेश्चन लगाने में, तो विविक्तकर हम ज्ञात कर लें। अब देखिए द्विघात समीकरण को हम कैसे जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे सुनिएगा, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, आपको देख के बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है 3x² प्लस 2x - 1। जो दूसरा मैंने लिया है वो 3x³ प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0 है, राइट है। जो तीसरा मैंने लिया है वो है 2x² माइनस x⁴ प्लस 3 इक्वल टू 0। जो चौथा मैंने लिया है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और अगर इसमें एक गुणांक 0 हो जाए तो चलिए इसको बाद में देखते हैं। पहले आप इन तीनों को देखिए जरा। किसी द्विघात समीकरण को चेक करना है कि वास्तव में ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप उसकी तुलना करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप देख रहे हो कि ax² प्लस bx प्लस c, अब यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये तो द्विघात समीकरण है। लेकिन क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए इसमें पावर x की पावर कितनी है 3, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो फिर ये द्विघात नहीं बल्कि 3 घात का समीकरण कहलाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब जरा तीसरे में आ जाओ, 2x² माइनस x⁴ प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप इसको भी कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो x के ऊपर पावर है वो 1/2 की पावर है, और 1/2 जो है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। बहुपद में आप पढ़ चुके हो ना कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में एक चर राशि होनी चाहिए, पहली चीज़ आपने पढ़ा था। दूसरी चीज़ आपने पढ़ा था कि जो बहुपद की घात है वो सदैव नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी एक तो निगेटिव नहीं होना चाहिए तो 0 हो सकता है, और 0 के ऊपर की जितनी संख्या है बड़ी संख्या है वो हो सकती हैं। और साथ में आपने पढ़ा था कि नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ना, और ये x⁴ 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो द्विघात समीकरण सबसे पहले आपको जानना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, राइट। अब अगर इसमें b या c अथवा दोनों अगर ये 0 के बराबर हो जाएं, b और c या b या c जो भी लिखना चाहें, यदि शून्य हो जाएं तो क्या होगा? यानी b और c शून्य हो जाए तो ये शून्य हो जाए, या इनमें से कोई एक शून्य हो जाए, तो क्या ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? यस, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। बस फर्क इतना होगा कि ये इनकम्प्लीट द्विघात समीकरण होगा, अपूर्ण। यानी द्विघात समीकरण तो है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये द्विघात समीकरण इनकम्प्लीट कहलाएगा। यानी ये इसको हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, आपको ध्यान होगा कि आपने क्लास 9th में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, आपको ध्यान है, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था। तो इसको आपने पढ़ा था x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab पढ़े थे आप। इनका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो आपने कहा था भैया ये सूत्र हैं। इन सूत्रों का नाम क्या है? इनको कहते हैं आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहलाती हैं, इनको हिंदी में कहते हैं सर्वसमीका। अब आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है? यदि आपके पास कोई आइडेंटिटी लिखी है तो वो चर के, जैसे इसमें दो चर हैं x और y, तो ये प्रत्येक चर के लिए, प्रत्येक वेरिएबल के लिए उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो सदैव बराबर होता है। कैसे? एग्जाम्पल कैसे इसका देंगे? जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। समझिएगा क्या है आइडेंटिटी। अगर मैं कह दूं x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो ज़रा इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालो। तो 2 + 3 का स्क्वायर आया, बोलो ये किसका आया? 5 का स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर आया, और 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है। बात समझ में आ गई? ज़रा इसका राइट हैंड साइड भी निकाल के देख लीजिए आप। तो राइट हैंड साइड निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 यही आएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये 2 दूनी 4 3 12। अगर आप इसको जोड़ो तो ये भी 25 आ गया। तो जब हमको कोई भी ऐसी आइडेंटिटी दी है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, तो वो सर्वसमीका, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिनको आप फार्मूला पढ़ते थे उनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये आपने जाना, उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर क्या होता है ये आपने जाना, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको मैंने बताया, ax² + bx + c = 0। और देखिए मैं इनके एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा उनके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो अब हम अगली हेडिंग पे आते हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण के मूल। राइट है, द्विघात समीकरण के मूल, जिसको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में आप लिख लें, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। फिर से एक बार बहुपद की याद करिए। बहुपद में आपने पढ़ा था और उसमें एक शून्यक शब्द आया था, जीरोज अंग्रेजी में बोलते थे। तो आपसे कहा गया था कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण का शून्यक किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा है कि अगर x के पदों में कोई द्विघात बहुपद है तो x का वह मान जो बहुपद को 0 बना दे, यानी बहुपद की जो वैल्यू है उसको शून्य कर दे, तो आप कहते थे कि वो शून्य कहलाएगा। मूल और शून्यक एक दूसरे के पूरक हैं। जो शब्द शून्यक का इस्तेमाल आप बहुपद में करते थे, बिल्कुल मूल का इस्तेमाल उसी प्रकार द्विघात समीकरण के लिए होता है। किसे कहते हैं मूल? जैसे मान लीजिए आपके पास ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण है। तो यदि मैं x बराबर अल्फा रखूं और x बराबर अल्फा रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाए राइट हैंड साइड, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि x बराबर अल्फा समीकरण को संतुष्ट करे, अंग्रेजी में कहते हैं सेटिस्फाई करे। यदि, फिर से सुनिए, यदि x बराबर अल्फा समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, तो वही समीकरण का मूल कहलाता है। अब बात यह आई कि मूल होंगे कितने? तो जैसे आपने शून्यक पढ़ा था ना, बहुपद में कितने शून्यक होते थे? 2। क्यों? बहुपद का द्विघात बहुपद के कितने शून्यक थे? 2। क्यों 2 होते थे? क्योंकि 2 घात वाला था वो। तो भैया फिर ये बताओ
कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, 2। क्यों होंगे, क्योंकि 2 घात का है। तो इसका मतलब 3 घात का होगा तो 3 मूल होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। 4 घात का है तो 4 मूल होने चाहिए अवश्य। तो जो कोई समीकरण जितनी घात का होता है उस समीकरण के उतने ही क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो समीकरण के जो मूल होते हैं वो एक प्रकार से द्विघात जो बहुपद आपने पढ़ा था उसके शून्य के बराबर होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम इसके मूल कैसे निकालते हैं उसकी आपको विधि बता रहा हूं, जिसको आप कह सकते हो रूट से निकालने का निगमन क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा आप जरा, थोड़ा सा आपको ये निगमन है सूत्र का तो इसको गौर से देखना होगा। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। बात समझ में आई? ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। समीकरण के मूल क्या होंगे, मूल का मतलब समीकरण के हल क्या होंगे, हल का मतलब x के मान क्या होंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मूल का मतलब होता है द्विघात समीकरण में x की जो वैल्यू आए उसी को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इससे हम कैसे मूल निकालेंगे। तो अगर मैं दोनों पक्षों में a से भाग दे दूं, सुनते जाइएगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर b बाई ax प्लस का c बाई a दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax, ये जो अचर पद है इसको मैं पक्षांतर करता हूँ दाईं ओर, तो ये माइनस का हो जाएगा c बाई a। अब देखो हम करेंगे क्या कि ये जो पद हमारे पास लिखा है इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। कैसे पूर्ण वर्ग ये बनेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स, मैं इसमें b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ देता हूँ। अब ये मैंने अपने से जोड़ा, तो अगर मैंने अपने से जोड़ा तो मैं जितना जोड़ूंगा उतना ही इसमें माइनस कर दूंगा, जिससे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव ना पड़े या इसकी समीका पर कोई फर्क ना पड़े। तो मैंने b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया और b/2a का होल स्क्वायर घटा दिया, बराबर माइनस का c बाई a। बात समझ में आ गई? अब जरा इसको देखो आप, तो ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये बन गया पूर्ण वर्ग। इसका होल स्क्वायर तोड़ लो तो यही आएगा। अब इस भाग को हम दाईं ओर ले जाते हैं, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस का c बाई a, यानी ये हो गया x प्लस b/2a इसका होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो 4a स्क्वायर आया, ये हो गया b स्क्वायर माइनस और यहाँ बना 4ac। बात समझ में आ गई? यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये इसके बराबर था। तो जब इसका होल स्क्वायर इसके बराबर था तो हम वर्गमूल निकालेंगे, तो ये बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा। और देखो ये 4a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, 2 4 का होगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, यानी ये अपान में कितना हो गया, 2a। अर्थात यहाँ से अगर हम x इक्वल टू निकालें तो प्लस का b/2a राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो माइनस का b/2a ये हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना, 2a। बात समझ में आ गई? x बराबर दोनों में 2a है हर में, तो ये आ गया माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना, 2a। x की वैल्यू ये आई। अब इसमें एक चिन्ह यहाँ पर प्लस का है और एक चिन्ह का है माइनस का। बात समझ में आ गई ना? तो अगर हम एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें तो बताइए x के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे। ये दोनों मान ही इस समीकरण के मूल कहलाते हैं।
इनका नाम हम लिख देते हैं, एक को अल्फ़ा कह दिया, एक को बीटा कह दिया। तो देखिए x के हमारे पास दो मान आए, एक तो आया -b प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपान कितना 2a। दूसरा आया x बराबर -b माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान 2a। ये x के दो मान आ गए। अब इन्हीं में हम एक को अल्फ़ा कह दे और एक को क्या कह दे, बीटा। तो यदि पहले वाले को चलो अल्फ़ा कह देते हैं तो अल्फ़ा बराबर आया -b प्लस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान 2a। ये अल्फ़ा हो गया। जो दूसरा x का मान आया है उसे मैं बीटा कह दूं तो -b माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो हमको ये अल्फ़ा और बीटा जो मिले भैया, यही कहलाते हैं द्विघात समीकरण के मूल। एक अल्फ़ा बोल दिया एक को, वो भी x की वैल्यू है, और एक को बीटा बोल दिया, वो भी x की क्या है, वैल्यू है। हालांकि निगमन परीक्षा में नहीं आता कि आप इतना निकाल के दिखाओ, लेकिन ये चीज़ें बहुत याद रखी जाती हैं। और याद रखो, ये जो x की वैल्यू लिखी है इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या सूत्र। यही है श्रीधराचार्य सूत्र। तो जब परीक्षा में आ जाता है कि सूत्र विधि से समीकरण को हल कीजिए, तो इसका मतलब यही सूत्र है, लगा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं सूत्र विधि। क्योंकि दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है जिसको फैक्टराइज्ड मेथड बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, और एक होती है फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड ये होता है, एक बार प्लस रखा और एक बार क्या रखा, माइनस रखा। अब अगर आप गौर करो इसमें, एक चीज ध्यान से देखना, अगर इसमें आप एक चीज गौर करो, ये जो x आया है देखो, देखिएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो आप इसमें एक चीज गौर करो, ये जो अंदर लिखा है b² माइनस 4ac, इसको मैंने अभी भी बताया है तुम्हें, किसको, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात क्या बोलते हैं, विविक्त कर। यानी ये जो d है ना, यही होता है b² माइनस 4ac। इसका मतलब ये हो गया कि x को तो हम ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपान कितना 2a। यानी अगर आप चाहें तो b² माइनस 4ac पूरा न लिख करके और इसको क्या लिख लें, d लिख लें, b² माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख लें, d लिख लें। तो चलिए अब हम करते क्या हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा बताते हैं, और वो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ बता रहे हैं करके, कह रहा है क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। ये देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको बताना है। जिसमें a नंबर है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस का 3। जो b नंबर है वो माइनस का 2x² इज इक्वल टू 5 माइनस x 2x माइनस 2/5। और जो c नंबर है इसमें वो है k प्लस 1 इंटू x² प्लस 3/2x इक्वल टू 7, होयर जहाँ k इक्वल टू दिया है -1। अब ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है कि आपको देख के बताना है इसको कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे हम पहला नंबर लेके चलें, देखिए a नंबर लेके हम चलते हैं। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो भैया, इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करें, इस रूप में बनाएं। अगर इस रूप में बन जाता है तब तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और अगर इस रूप में नहीं बनता तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ज़रा पहला देखो, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए ज़रा 4 माइनस x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तोड़ोगे तो 16 है,
प्लस का क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौको 8x, बोलो यही आएगा। और प्लस का कितना आया 3। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों बराबर के दोनों और हैं, अलग अलग साइड में हैं और दोनों एक ही चिन्ह के हैं, तो कैंसिल हो गए। तो बताइए बचा क्या, ये 2x + 1 = बचा 16 माइनस 8x + 3 बचा। इसमें कहीं आपको x के ऊपर 2 पावर दिख रही है क्या? और अगर नहीं दिख रही तो फिर द्विघात समीकरण वो ही नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में मस्ट है कि आपके पास ax² होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह तीनों करना है। दूसरा अगर देखें बी नंबर, माइनस का 2x², ये 5 माइनस x इंटू 2x माइनस 2/5 है। बात समझ में आ गई? अब आप जरा देखो, इसको हल करो। 2x² = 5 का गुणा करो तो 10x, माइनस का कितना 2 आया, x का गुणा करो माइनस 2x² प्लस 2/5x, और 2x² माइनस माइनस दोनों तरफ कट गए। तो बताओ जब ये कट गए तो अब यहाँ कहीं x² बचा? नहीं बचा। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ गई? k = -1 है। अगर k का मान तुम यहाँ -1 रख दो तो -1 और +1, बोलो ये 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो गया तो फिर x² खत्म, समाप्त। x² की कोई वैल्यू नहीं बचेगी यहाँ, अर्थात ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ही द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेसिक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि आप x² देखते ही ना उछल पड़ो कि नहीं बस बहुत बढ़िया अब द्विघात समीकरण आ गया, अब क्या दिक्कत है। उसको हल करो, हल करके इस रूप में बनाओ, ax² + bx + c के रूप का बनाओ, तब जा कर के आप कहो कि वो द्विघात समीकरण है। मूल की बात हो रही थी, समीकरण का रूट्स की बात अभी आपने किया। मैंने कहा था कि मूल किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ समीकरण का मूल किसे कहते हैं, आप इनको नोट करते चलिएगा, आप इनको लिखते चलिएगा एक कागज़ में, वीडियो को रोक रोक करके आप नोट्स बनाते जाइएगा। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल जल्दी अपलोड कर रहा हूं, जिसमें क्लास 9th और 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही वीडियोज़ होंगे। जल्दी ही वो 2-4-5 दिन के अंदर वो वीडियो, और उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बड़े आराम से आप यूट्यूब से तैयार करते चले जाइएगा। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें मैं केवल इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की मैथ, ये इनके वीडियोज़ डालूँगा। तो अब देखिए, मैंने कहा था रूट्स क्या होते हैं, मूल किसे कहते हैं। तो आपने कहा था कि x का वह मान जो समीकरण को सेटिस्फाई करे तो उसे मूल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलें, जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए समीकरणों में किसका एक मूल 2 है। कुछ समीकरण दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, कुछ इक्वेशन दिए गए हैं द्विघात के, उनमें पूछा है बताओ किसका मूल 2 है। एक मूल, क्योंकि 2 मूल होंगे तो एक मूल 2 है। अब इसमें जैसे a नंबर दिया x² - 4x + 5 दिस = 0, इसमें b नंबर दिया x² - 3x - 12 दिस = 0, c नंबर दिया 2x² - 7x + 6 = 0, और डी नंबर दिया 3x² - 6x - 2 = 0। किसका एक मूल क्या है 2। मैंने आपसे कहा मूल वह होगा जो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब है ए नंबर लेके चलो x² - 4x + 5 दिस = 0 है। x की जगह पर 2 रखने पर सेटिस्फाई कराना है तो x की जगह पर आप 2 रखो। तो जब x की जगह पर आप 2 रखोगे तो ये 2 का स्क्वायर -4 × 2 प्लस का 5। अब देखिए क्या आता है, ये 4 - 8 + 5, तो ये आ गया 1
ये 0 के बराबर नहीं है, जबकि आना क्या चाहिए था 0 के बराबर। इसका मतलब इसका तो मूल हो ही नहीं सकता 2। बी नंबर में आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर x की जगह पे 2 रखो, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो 4 माइनस 6 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 18। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब बी नंबर का भी मूल नहीं है कौन 2। सी नंबर को देखो, सी नंबर में है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये आपने x की जगह पे रखा तो आया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा, माइनस ये 14 आया प्लस का 6, तो 8 से 14 माइनस 14 है, बराबर आया 0। जैसे ही 0 आया इसका मतलब इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सी को 2 संतुष्ट करता है, यानी x बराबर 2 रखने पे यह समीकरण क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। राइट है ना। एक एग्जाम्पल आप और देखिए, और देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। एक क्वेश्चन देखो, यदि 1/2 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल है तो k का मान होगा, और ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, इफ़ 1/2 इज ए रूट्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k। तो देखो हमसे यहाँ पर कहा गया कि 1/2 इस समीकरण का एक मूल है, तो हम कहेंगे कि चूंकि 1/2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0 इसका एक रूट है। तो आपने क्या पढ़ा था अभी, रूट कौन होता है, जो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए हम सेटिस्फाई करा देंगे, जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4, चूँकि सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए इक्वल टू 0 होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 इंटू के माइनस 5/4 दिस इज इक्वल टू 0। 1/4 और 5/4 जरा इनको देखो दोनों को, तो ये आएगा 1/2 के, ये 1/2 के 1/4 में जब माइनस 5/4 करोगे तो माइनस का 4/4 दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात 1/2 के दिस इज इक्वल टू, ये 1 आएगा इधर, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 2। और ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है। तो इस प्रकार कौन सा समीकरण का मूल है ये कैसे ज्ञात करें, और अगर मूल दिया है तो एक अचर पद की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, ये तरीका है। चूँकि मूल है तो वो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करवाते कैसे हैं, जहाँ x लिखा हो वहाँ वो x का मान रख दो, जो मूल है वही x का मान है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है, और मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं इधर। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो किसी समीकरण के जो मूल होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो आप एक वैल्यू निकाले थे सीधी धाराचार, जिसको मैंने कहा था सूत्र, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ये। अब देखो इसमें मैंने कहा था कि एक को अल्फा बोल देते हैं और एक को क्या बोल देते हैं, बीटा। तो जैसे मैंने कहा कि चलिए एक मूल अल्फा प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला हो गया, माइनस हटा दो। अब अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। एक्स के 2 मान आएंगे, एक प्लस का आएगा और एक कहे का आएगा माइनस का। तो प्लस वाला एक मान उसको अल्फा बोला, दूसरा बीटा बोला,
माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब हमको चाहिए कि मूलों का योगफल क्या होता है। तो देखो, मूलों का योग यानी हमको चेक करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आपके सामने अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा भी लिखा है बीटा भी लिखा है, तो माइनस का बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फ़ा है, प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का बी माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि दोनों के जो हर हैं उनमें 2a लिखा है, तो ये प्लस का कटा माइनस से कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या आया, माइनस का बी और माइनस का बी, तो माइनस का 2b अपॉन 2a, अर्थात आप कह सकते हो कि मूलों का योगफल होता है माइनस का b बाई a। ये तब होता है जब द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखना, इस रूप में अगर द्विघात समीकरण बनाओगे तभी आप ये कह पाओगे। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जैसे बहुपद में आपने कहा था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो उस बहुपद के चैप्टर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। अब इसके बाद आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए, अल्फ़ा क्या चीज़ है हमारे पास, अल्फ़ा है माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हमें बीटा का गुणा करना है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आइए गुणा करें। तो बात सुनो ध्यान से, अगर इन दोनों का मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि इन दोनों में माइनस है, तो अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब ये क्या बचा, माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये प्लस का हो गया तो b प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये भी प्लस का है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट चिन्ह के साथ। ये प्लस का बी है और ये माइनस का बी है। तो आपने कक्षा 8 में एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और माइनस दूसरा पद है b, तो b का स्क्वायर और अपान कितना हो गया 2a। राइट, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस, इसका होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, और माइनस का बी स्क्वायर अपान कितना 2a। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, तो माइनस का 4ac, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर आ जाएगा 4ac अपान कितना 4a, यही आएगा। अब हम यहाँ से 4a 2a है, बी स्क्वायर कैंसिल हो, हाँ जी ठीक तो है, a से a कैंसिल, कहाँ गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से देखें, गुणा करना था ना, तो अच्छा हाँ, नीचे भी तो गुणा होगा, नीचे गुणा होगा तो क्या आएगा 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर आया ये। अब देखिए a ने स्क्वायर को कैंसिल किया, 4 ने 4 को कैंसिल किया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया c बाई a, यानी द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है माइनस b बाई a, और मूलों का गुणनफल होता है c बाई a। तो इस प्रकार क्वेश्चन को लगाने में ये बहुत ही काम आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, इनको आपको एज वेल एज फार्मूला पढ़ना होगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और एक क्वेश्चन कैसे करेंगे उसे समझिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करना है। आपको k की वैल्यू ज्ञात करना है। यदि देखिए इधर, यदि 2x स्क्वायर माइनस kx और प्लस k इक्वल टू 0, इसके दोनों मूल इक्वल हों, इसके मूल इक्वल हों यानी बराबर हों, तो कह रहा है k का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 0, 4, 8 और डी में दिया है 0, 8। तो k की वैल्यू क्या होगी यदि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों। तो अगर आपने कहा कि माना 2x स्क्वायर माइनस kx और प्लस k बराबर 0, इसके जो मूल हैं ये आपने अल्फ़ा और तथा फिर अल्फ़ा ले लिया। अल्फ़ा बीटा लेते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर दोनों मूल आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो मूल हो गए अल्फ़ा और अल्फ़ा, बराबर बराबर ले लिया। तो फिर हम जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो अभी बताए वो माइनस का b बाई ए होता है। तो माइनस b का मान कितना है, यहाँ देखिए ज़रा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो b की जगह पर ये माइनस k है, तो माइनस k अपान a की जगह पे क्या है 2, यानी 2 अल्फ़ा ये बराबर आ गया k बाई 2, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि k इक्वल टू आ गया 4 अल्फ़ा। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया, राइट है। फिर चूंकि हम जानते हैं तथा मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c बाई ए। ये अभी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर चूंकि दोनों मूल हम एक ही माने हैं, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा होगा। और जो c है वो यहाँ से देखिए c कितना दिया है, k दिया है, तो k बाई और a कितना दिया है 2, यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि जो अल्फ़ा का स्क्वायर आया वो k बाई 2 आया, यानी k बराबर आ गया 2 अल्फ़ा का स्क्वायर। ये हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब हम दोनों समीकरण हल करेंगे देखिए, तो यहाँ भी k बराबर 4 अल्फ़ा है और यहाँ k बराबर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर है, यानी 2 अल्फ़ा स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 4 अल्फ़ा, राइट। 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 अल्फ़ा कॉमन ले सकते हो आप, तो बचा अल्फ़ा माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अल्फ़ा का एक मान तो 0 आएगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा बराबर 0 करोगे तो अल्फ़ा बराबर 0 आएगा, और जब अल्फ़ा माइनस 4 को 0 करोगे तो अल्फ़ा बराबर 4 आ गया। अब अल्फ़ा के हमारे पास 2 मान आ गए। k किसके बराबर है, 4 अल्फ़ा के। तो चूंकि जो k है वो बराबर है 4 अल्फ़ा, इसका मतलब ये हो गया कि k के 2 मान आएंगे। एक 0 अल्फ़ा रखोगे तो 4 इंटू 0, तो एक तो आ गया 0, और एक आ जाएगा k बराबर 4 इंटू, यहाँ पर देखिए ज़रा, 2 अल्फ़ा माइनस 4 था, तो 2 अल्फ़ा कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस 2 आएगा, तो अल्फ़ा बराबर 2 आएगा। तो 4 इंटू 2 यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी हमारा जो विकल्प सही है वो कौन सा सही है, डी नंबर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ आपका जिसमें k की वैल्यू पूछा था, जबकि समीकरणों के मूल क्या दिए हुए थे, इक्वल। अब इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स आता है। देखिए मूलों की प्रकृति क्या होती है। अब नेचर का मतलब मूल कैसे होते हैं। 2 प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ा था, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। तो हम देखेंगे कि मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, हम देखेंगे कि मूल बराबर हैं, या हम देखेंगे कि मूल कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो चलिए अब हमारी अगली हेडिंग पड़ती है और वो है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो ये कहलाएगी मूलों की प्रकृति। तो चलिए देखते हैं क्या है मूलों की प्रकृति। तो ध्यान से देखिएगा, मूलों की प्रकृति।
मूलों की प्रकृति। ये अब सबसे पहली बात तो ये बताओ, तुम अभी अभी जो आपने मूल निकाला था श्रीधराचार्य सूत्र जिसको मैंने कहा था, वो था -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और अपान कितना 2a। अब इसके अंदर जो लिखा है देखो, ये अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है। हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर वो निगेटिव हो गई तो फिर वो काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब अगर b² - 4ac का मान b² - 4ac का मान अगर ये 0 से हुआ बड़ा तो मूल आपके सदैव काल्पनिक न होंगे बल्कि वास्तविक होंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो पॉजिटिव संख्या ही होती है। तो अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हुआ, शॉर्टकट में आप ये कह सकते हो कि इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, विविक्तकर का मान 0 से क्या हो गया बड़ा क्योंकि d को ही कहते हैं b² - 4ac। तो फिर आप कहोगे तो मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक लेकिन अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा। दूसरा नंबर ये हो गया, ये इक्वल 0 हो गया। अब देखिए b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो गया तो x बराबर -b/2a आएगा, जबकि x के 2 मान होना चाहिए, लेकिन कै मान निकल रहा है 1। इसका मतलब एक मान यह बता रहा है कि मूल तो 2 हैं लेकिन बराबर बराबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर b² - 4ac दिस इज इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होंगे परंतु अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट जिसको बोलते हो आप, अलग अलग होंगे। ये इसमें ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें रूट्स आर रियल बट अलग अलग नहीं, बराबर बराबर है, बराबर बराबर है। तो इसमें तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, परंतु इसमें मूल वास्तविक होंगे और बराबर बराबर होंगे, इक्वल उक्वल होंगे। राइट है ना, इक्वल होंगे। तीसरा नंबर यह है कि इफ़ b² - 4ac लेस देन 0। अब अगर ये 0 से कम हो गया तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति जानने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक है डिस्क्रिमिनेंट d, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट। इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल बट इक्वल। इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये है मूलों की प्रकृति जानने का तरीका। अब हम देखिए इसको आपको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं। अब आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है एग्जाम्पल? पहला नंबर जरा देखें। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस √5x √5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 और कहा इसके मूल कैसे हैं, यानी आपको बताना है इसका नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति बताना है कैसे है मूल। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, d निकालना है और d होता है b² - 4ac। तो हमको केवल इसका d निकालना है। तो देखिए ज़रा, जो हमारे पास लिखा है 2x² माइनस 5 √5 इंटू एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए, या आप लिख भी सकते हो तुलना करने पर, बाई कंपेयरिंग, है ना। तुलना किया तो बोलो a की वैल्यू कितनी आई 2 आई, b की वैल्यू कितनी आई -√5 आई और c की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो ABC आप इस तरह निकाल लो। अब आप d की वैल्यू निकालो, b² यानी माइनस का √5 और इसका स्क्वायर माइनस का 4, a का मान है 2 और c का मान है 1। -√5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा और -8 तो ये -3 आ गया।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस का 3 यानी नेगेटिव आया, अर्थात ये लेस देन क्या आया, 0। तो हम कहेंगे कि चूंकि d दिस इज लेस देन 0, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, अर्थात मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। तो इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन दे दे और पूछे कि रूट्स कैसे हैं, तो आप जान सकते हो अगर 0 से कम है तो काल्पनिक, 0 से ज़्यादा हैं तो वास्तविक और अलग अलग, और 0 के बराबर हैं तो वास्तविक भी होंगे और बराबर बराबर भी होंगे। ये निर्भर करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर कि वो कितना आया। एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए समझने के लिए अपने। तो एक क्वेश्चन कहें चाहे एग्जाम्पल कहें, वो क्या है देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके रूट से निकालना है, इसके मूल निकालना है सूत्र की सहायता से, सूत्र विधि से। जी अब देखो सुनो, सूत्र विधि होती क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट सूत्र में मत लगाओ, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है निकालने का, क्योंकि मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो तुम क्या करो कि सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से निकाल लो, यानी तुम क्या करो कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल लो। अब देखो ए बी सी यहाँ से निकाल के रख लो, a का मान कितना हुआ 1, b का मान हुआ 2 अंडर रूट 2 और c का मान क्या हुआ -6। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकल आए बराबर b है 2 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 6, तो माइनस का 6। 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आया, माइनस माइनस प्लस 24, तो हाँ जी 24 आया। बोलो कितना आया, ये 32 आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो मूल आएंगे, अब वास्तविक आएंगे, अलग अलग आएंगे, क्योंकि जो d का मान है वो ग्रेटर देन क्या आ गया 0। अब x की सूत्र विधि से तो देखिए x बराबर माइनस b कितना है 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट 2 ये हो गया, इस सूत्र में रख रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखिए 32 निकाल चुके हैं, तो ये 32 हो गया अपान 2 a का मान 1, राइट। अर्थात x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। अब बताओ जो 32 है इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 दूनी 32, अपान कितना हो गया 2। अब दो मूल इसके होंगे, एक पॉजिटिव लेने पर और एक नेगेटिव लेने पर। तो पॉजिटिव लेने पर, तो जब तुम पॉजिटिव लोगे तो x बराबर माइनस का 2 रूट 2 प्लस का 4 रूट 2 अपान कितना 2, यानी x की जो वैल्यू आई 4 रूट 2 में 2 रूट 2 निकाल दो, तो 2 रूट 2 अपान 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, यानी एक रूट इसका आ गया अंडर रूट 2, ये पहला आ गया। ये तब आया जब हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया। अब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो नेगेटिव लेने पर, तो जब नेगेटिव लोगे तो x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 माइनस का 4 रूट 2 अपान कितना 2, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, तो x इक्वल टू माइनस का 6 अंडर रूट 2 अपान 2 से कैंसिल हुआ, अर्थात x आ गया माइनस का 3 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार ये दो रूट्स हमें पता हो गए और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक आध क्वेश्चन हम आपको अभी और बता देते हैं। तो और एक क्वेश्चन देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए आप। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एक नए YouTube चैनल अपलोड करने जा रहा हूं जल्दी ही मैं, जिसमें क्लास 9th और 10th इनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिनके नोट्स आप बना सकते हैं, YouTube से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में आप आराम से केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं और फिजिक्स भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक और इसी में क्वेश्चन दिया था, वो था x स्क्वायर
-3√5 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0, इसको भी आपको हल करना है सूत्र विधि से। हल करने का मतलब निकालना है। तो क्या आप इसे कर सकते हो? आराम से कर लेंगे आप, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन करवाया हुआ था। तो अब इसके बाद ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस का 5/3 इंटू एक्स माइनस का 2 = 0। जब गुणनखंड विधि से कहता है तो फिर आप फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब देखो, गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करना है आपको। एस का एलसीएम ले लो इधर, तो 3 आएगा। तो ये आ गया 6x² प्लस 5x माइनस 6, दिस = 0। क्रॉस गुणा करोगे तो 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अर्थात ये बन गया 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, दिस = 0। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पूछा तो गुणनखंड विधि से है, लेकिन अगर आपको कन्फर्म करना हो कि यार हमारा कहीं गलत तो नहीं है, तो आप तुरंत सूत्र विधि से पहले हल करके किनारे पे रख लो चुपचाप, और फिर इस तरह हल कर लो। तो कम से कम आपको चेक हो जाएगा कि आपका गलत तो नहीं है। फिलहाल ये इतना कठिन नहीं है। 6 का -6 में गुणा करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, राइट। माइनस के 36 के आपको ऐसे दो गुणनखंड करना है कि 5 आ जाए। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका गुणनखंड क्या होगा? 36 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि 5 आए। 12 × 36, क्या ये हो सकता है? 9 × 4 = 36, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 9 में 4 चले जाएंगे तो 5 आएगा। यानी इसको आप लिख सकते हो 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, दिस = 0, राइट। अब आप क्या करिए, 3x को कॉमन लीजिए, तो ये बचा 2x बचा यहाँ, और प्लस का कितना 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये भी बचा 2x प्लस का 3, दिस = 0। तो एक कोष्टक में तो आ गया 3x माइनस 2 और दूसरे में आ गया 2x प्लस 3, दिस = 0। अब आप ये दो गुणनखंड है, दोनों 0 के बराबर, इनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर है तो ये 0 के बराबर है। तो यदि 3x माइनस 2 = 0, तो यहाँ से 3x = 2, तो x = आ गया 2/3। यदि 2x प्लस 3, दिस = 0, तो यहाँ से 2x बराबर -3, तो x = आ गया -3/2। इस प्रकार गुणनखंड विधि से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।